हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो में नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद, तो आज़ाद हिंद इन्हीं के द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट के रूप में स्थापित किया गया था भारत से बाहर। तो हम इन तीनों टॉपिक से 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। देन मैं इसके अलावा भारत की और भी वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पे कवर किया हूँ MCQ में, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनका ऑप्शन से कौन सा जन्म स्थान है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कटक। तो इनका जन्म कटक में हुआ था। तो कटक उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आता था, बट प्रेजेंट ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। ये प्रेजेंट है ओडिशा स्टेट में लोकेटेड है। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसे पॉज कर देख सकते हैं। सिर्फ हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है, तो आप इसे पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में कब चुने गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1923। 1923 में ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। देन इसके अलावा ये इसी वर्ष बंगाल स्टेट कांग्रेस के सेक्रेटरी के रूप में भी चुने गए थे 1923 में ही। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे और इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो मैं इससे पहले चित्तरंजन दास पे भी कवर कर चुका हूँ। तो आप इंटरेस्टेड है तो इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड टू द विथड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज ए नेशनल कैलिमिटी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन की वापसी को राष्ट्रीय आपदा कहे थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वापसी को नेशनल कैलिमिटी राष्ट्रीय आपदा कहे हुए थे। तो जान ही रहे होंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। तो सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रीय आपदा कहे हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु हैड कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था। तो यहाँ पे आपको बताना है विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है SC बोस। सुभाष चंद्र बोस जी विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता कहे थे। तो मैं इससे पहले विवेकानंद पे भी कवर कर चुका हूँ, विवेकानंद जी पे भी कवर कर चुका हूँ। तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट, हु एड्रेस्ड स्वामी विवेकानंद द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक किसने कहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी कहे हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, whom did the Indian independence activist सुभाष चंद्र बोस considered as his spiritual guru। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है नेताजी किसे अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेताजी अपना स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास जी थे और स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु कंपेयर्ड गांधीज साल्ट मार्च विथ नेपोलियंस पेरिस मार्च। गांधी के नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के साल्ट मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट है व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए थे? तो यहाँ पे आपको बताना ये पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में कब चुने गए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1938। 1938 में ये पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में ये प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। और हरिपुरा ये आपको प्रेजेंट डे गुजरात में देखने को मिलेगा, ये गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट व्हेन नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो 1938 के हरिपुरा सेशन में ही नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर में, और उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 1939 का त्रिपुरी सेशन हुआ था यह किस स्टेट में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट हु वाज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हिज री-इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939। 1939 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुने जाने के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी किसे हराए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। यह पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में फिर से प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है जब त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? तो ऑप्शन ये राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद के कारण ये रिजाइन दे देते हैं और उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो ये चार यहाँ से नाम इम्पोर्टेंट हैं। त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद के कारण ये रिजाइन दे देते हैं और इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और राइट विंग के बीच पूरा विवाद किसके प्रश्न पर केंद्रित था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है एटीट्यूड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के प्रति रवैये पे सुभाष चंद्र बोस और राइट विंग का पूरा डिस्प्यूट था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है जब ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे 1939 में तो उसके बाद किस पार्टी की स्थापना किए हुए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किए हुए थे कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द INA मूवमेंट। किसने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और INA मूवमेंट के साथ एक्टिवली जुड़े? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शिलभद्रा याजी। शिलभद्रा याजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किए और INA मूवमेंट के साथ एक्टिवली जुड़े रहे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज डेडिकेटेड टू सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तासर देश। तासर देश सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेटेड है। तो टैगोर जी के 1940 का नाटक तासर देश सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस टुक प्लेस। सुभाष चंद्र बोस का महान पलायन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1941। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी का ग्रेट एस्केप हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो 17 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में ब्रिटिश सर्विलेंस से भाग निकले थे। तो ये 17 जनवरी 1941 में ब्रिटिश सर्विलेंस से भाग निकले थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये साथ में अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ गोमो रेलवे स्टेशन से ट्रेवल करते हुए, जो उस टाइम बिहार में था, प्रेजेंटली आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये गोमो रेलवे स्टेशन से ट्रेवल करते हुए अपने भतीजे के साथ में भागे थे, शिशिर कुमार बोस, ये इनके भतीजे थे। नेक्स्ट, वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस ट्रेवल आफ्टर एस्केपिंग इंडिया इन अर्ली 1941। 1941 की शुरुआत में भारत से भागने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की यात्रा की। तो यहाँ पे आपको बताना है, जब ये अर्ली 1941 में भारत से भाग गए थे तो इसके बाद कहाँ की यात्रा किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो ये अफगानिस्तान, रसिया एंड जर्मनी, तो इन तीनों कंट्री की यात्रा किए हुए थे। तो 1941 की शुरुआत में ये भारत से भागे और उसके बाद अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन एंड इटली के रास्ते ये जर्मनी में चले गए थे और फिर जर्मनी में ये वहाँ पे नाजी के लीडर के साथ में मिले और वहाँ पे प्लान किए थे इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल। तो ये वहाँ पे आर्म्ड स्ट्रगल को प्लान किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो ये अफगानिस्तान, रसिया एंड जर्मनी, तो इन तीनों कंट्री की यात्रा किए हुए थे। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द टाइगर लीजन। निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी में टाइगर लीजन को ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो 1941 में जर्मनी में ये टाइगर लीजन को ऑर्गेनाइज किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इन्हें पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के निक नेम पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। नेक्स्ट है in which country was the honorific नेताजी applied to the name of सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश में लगाया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना इन्हें ये नेताजी टाइटल किस देश में मिला था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जर्मनी। तो ये इन्हें टाइटल जर्मनी में मिला था। तो 1942 के शुरुआत में पहली बार इन्हें जर्मनी में इंडियन लेजेंड के इंडियन सोल्जर द्वारा ये टाइटल दिया गया था और इसे अब पूरे भारत में यूज किया जाता है। तो ये अब पूरे भारत में नेताजी टाइटल यूज किया जाता है। तो पहली बार ये टाइटल इन्हें 1942 के शुरुआत में जर्मनी में इंडियन लेजेंड के इंडियन सोल्जर द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस मेट हिटलर। सुभाष चंद्र बोस की हिटलर से कब मुलाकात हुई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मई 1942। मई 1942 में ये हिटलर से मिले हुए थे। तो ये एडोल्फ हिटलर से मई 1942 में रिच चांसलरी में मिले थे। रिच चांसलरी ये जर्मनी के चांसलर के ऑफिस का नाम था। तो ये प्लेस भी पूछे गए कहाँ पे ये हिटलर से मिले हुए थे, तो रिच चांसलरी में। और ईयर पूछेगा तो ये मई 1942 में मिले थे एडोल्फ हिटलर से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीव फॉर जापान फ्रॉम जर्मनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान के लिए कब रवाना हुए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान के लिए कब रवाना हुए थे।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है फरवरी 1943। फरवरी 1943 में ये जर्मनी से जापान के लिए रवाना हुए थे। तो जर्मनी में नेताजी जान ही रहे होंगे 1941 में पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे इन्हें लगा ये बात नहीं बनेगा, तो इसके बाद ये फिर जापान चले गए थे। फरवरी 1943 में ये जर्मनी से जापान के लिए रवाना हो गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस देश में किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंट्री में इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर स्वतंत्र इंडियन आर्मी की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे आपको उन पहले व्यक्ति का नाम बताना है जो भारत से बाहर इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी की स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी भारत से बाहर इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी की स्थापना किए हुए थे। तो आर्मी का गठन पहली बार 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर में जापान द्वारा पकड़े गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय युद्धबंदियों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम है, कहीं पे आपको मोहन सिंह भी देखने को मिलेगा कि मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, और कहीं पे रास बिहारी बोस भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन में। तो रास बिहारी बोस ये एक पॉलिटिकल लीडर थे। तो रास बिहारी बोस के बारे में हम जान लें तो रास बिहारी बोस 1912 में जाने होंगे दिल्ली में हार्डिंग बम केस हुआ था। जो उस टाइम वायसराय था हार्डिंग, तो उसे बम फेंककर मारने का प्रयास किया गया था। तो इसमें रास बिहारी बोस का भी नाम आया था, बट कभी ऑफिशियली साबित नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर रास बिहारी बोस अंडरग्राउंड हो गए थे और फिर जापान चले गए थे। तो ये 1942 में इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, और जापान में ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए हुए थे रास बिहारी बोस। देन इसके बाद हम मोहन सिंह के बारे में बात कर लें तो मोहन सिंह ये साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश आर्मी को नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें जापान के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और जब इंडियन आर्मी का नींव रखा जाता है तो उसमें ये इंडियन आर्मी को नेतृत्व करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इंडियन आर्मी के फॉर्मेशन में, लेकिन बाद में फिर जापानीज मिलिट्री के साथ झड़प होने पर कमांड 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। तो बाद में फिर मोहन सिंह का जापानीज मिलिट्री के साथ में झड़प हो गया था। उसके बाद रास बिहारी बोस कमांड सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे। जान ही रहेंगे सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान पहुंच गए थे, तो उसके बाद दे दिए थे, और फिर सुभाष चंद्र बोस आर्मी को रिवाइव करने का काम करेंगे। सुभाष चंद्र बोस फिर से आर्मी को रिवाइव करेंगे 1943 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मोहन सिंह। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में कमांडर इन चीफ मोहन सिंह को नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मोहन सिंह। नेक्स्ट है, हु हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का कार्यभार किसने सौंपा। तो यहाँ पे आपको बताना है नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी का कार्यभार किसने सौंपा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी का कार्यभार सौंपे हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से पहले INA के कमांडर इन चीफ कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह ये सुभाष चंद्र बोस से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ मोहन सिंह को ही नेतृत्व किया गया था, यही चुने गए थे। देन इसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस कमांडर इन चीफ चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, अंडर हुज लीडरशिप द आर्मी वाज रिवाइव्ड। किसके नेतृत्व में आर्मी को पुनर्जीवित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किनके नेतृत्व में आर्मी को फिर से रिवाइव किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आर्मी को रिवाइव किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का कार्यभार सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा गया था। उसके बाद ये आर्मी को रिवाइव करने का काम किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू
फ्रीडम हु गेव द स्लोगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ये स्लोगन दिए हुए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इन्हीं का स्लोगन है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्लोगन जय हिंद वाज गिवन बाय। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो पहली बार जय हिंद का नारा 1907 में चंपकरमन पिल्लई के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस इसे अडॉप्ट करेंगे, जो फ्रीडम फाइटर का ऑफिशियल स्लोगन बन जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बेसिकली ये फेमस हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी दिल्ली चलो का नारा दिए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशूड हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने अपना फेमस स्लोगन दिल्ली चलो दिया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड बाय। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट थी, जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी 12 जुलाई 1943 में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन किए हुए थे, और इस यूनिट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे रखा गया था। तो इस यूनिट का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे रखा गया था, और फॉर्म सुभाष चंद्र बोस जी किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुमेन्स ब्रिगेड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी की महिला ब्रिगेड का क्या नाम था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने संगठित किया था? तो यहाँ पे आपको इंडियन नेशनल आर्मी की महिला ब्रिगेड का नाम बताना, महिला ब्रिगेड का क्या नाम था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ये इंडियन नेशनल आर्मी की महिला ब्रिगेड का नाम था, जिसे सुभाष चंद्र बोस गठित किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज लेड बाय हुज। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम था। तो यहाँ पे आपको बताना है रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, कौन नेतृत्व किए हुए थे रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, और इन्हें लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी सहगल को लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में लक्ष्मी स्वामीनाथन भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में लक्ष्मी स्वामीनाथन लिखे हुए देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं का नाम था। तो ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस सेट अप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना कब की? तो यहाँ पे आपको बताना है ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना कब किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 में ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सेटअप किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कब किए हुए थे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की। तो 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट है वे डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पे अब आपको बताना है ये कहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को स्थापित किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सिंगापुर। ये सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को स्थापित किए थे। तो इनके द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को स्थापित किया गया था 21 अक्टूबर 1943 में। तो इसे आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता था। तो इनके द्वारा यह गवर्नमेंट को आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता था, और ये गवर्नमेंट इंपीरियल जापान के फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट से स्थापित किया गया था।
तो बेसिकली आप बोल सकते हैं इंपीरियल जापान के द्वारा आज़ाद हिंद को सेटअप किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज रिकॉग्नाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद के प्रोविजनल गवर्नमेंट को किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। चाइना एंड इटली, जापान एंड जर्मनी एंड थाईलैंड एंड फिलीपींस। तो ये सारे देश आज़ाद हिंद के प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन एक्सिस पावर और उनके एलाई के द्वारा मिला था। तो ये टोटल 9 कंट्री थे जो आज़ाद हिंद के प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का कैपिटल क्या था? तो यहाँ पे आपको कैपिटल बताने हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का कैपिटल क्या था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का कैपिटल था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को भी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का एक अपना कोड था, एक सिविल कोड और करेंसी भी अपना था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के। और प्रोविजनल कैपिटल पोर्ट ब्लेयर था और 2 एक्साइल कैपिटल थे, रंगून एंड सिंगापुर। तो रंगून एंड सिंगापुर ये 2 एक्साइल कैपिटल थे। और सुभाष चंद्र बोस जी इसके खुद प्राइम मिनिस्टर थे। सुभाष चंद्र बोस जी ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे। और फाइनेंस मिनिस्टर AC चटर्जी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर ये कैपिटल था जो प्रेजेंट डे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट है विथ विच कंट्री वाज द ट्रीटी साइंड बाय सुभाष चंद्र बोस विच अलाउज प्रिजनर्स ऑफ वार टू बी इंक्लूडेड इन द आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस देश के साथ हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने की अनुमति दी गई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जापान। तो सुभाष चंद्र बोस जी जापान के साथ ट्रीटी साइन किए हुए थे जिसके तहत युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जापान। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इंडियन नेशनल आर्मी रीचेस इंडियन सोयल अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी भारत की धरती पर कब पहुंची? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मार्च 1944, मार्च 1944 में पहुंची थी। और इंडियन नेशनल आर्मी को ही आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है क्योंकि जाने रहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का स्थापना किए हुए थे। तो इसी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1944 में मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी भारत के धरती पर पहुंची थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट द इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई टू इन्वेड इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा इन द ईयर। इंडियन नेशनल आर्मी ने किस वर्ष इम्फाल और कोहिमा के रास्ते से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1944, 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी कोशिश की थी। और प्रेजेंट डे बात करें हम इम्फाल के बारे में तो इम्फाल प्रेजेंट डे मणिपुर का कैपिटल है और कोहिमा प्रेजेंट डे नागालैंड का कैपिटल है। तो इंडियन नेशनल आर्मी इम्फाल और कोहिमा के रास्ते से भारत पर इन्वेड करने की कोशिश की थी 1944 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑन 12 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द इंडियन नेशनल आर्मी फ्लैग इन ए टाउन इन विच स्टेट और यूटी इज दैट टाउन नाउ। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक टाउन में इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा फहराया। वह टाउन अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यहाँ पे आपको उस टाउन का नाम बताना है। वह टाउन अब किस स्टेट या यूटी में है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर मणिपुर। तो वह टाउन अब मणिपुर में है। तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग होस्ट किए थे। तो वह टाउन अब मणिपुर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को ही कंसीडर किया जाता है कि इन्हीं के द्वारा फादर ऑफ नेशन टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस डाइड। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1945, 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में 3rd डिग्री जलने से हुआ था। ऐसे इनके मृत्यु को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी है, क्योंकि किन्हीं का मानना है कि बाद में हुआ था और किन्हीं का मानना है कि 1945 में ही ताइवान में ही प्लेन क्रैश के दौरान हो गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फेमस INA ट्रायल्स टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली इन फेमस INA ट्रायल किस वर्ष लाल किले दिल्ली में हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1945 1945 में फेमस INA ट्रायल्स रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नवंबर 1945 से मई 1946 के बीच INA के कई अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया था और ये मुकदमा दिल्ली के रेड फोर्ट में हुआ था, इसलिए इसे रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है और ये मुकदमा सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद चलाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर 1945। नेक्स्ट है हु एडवोकेट फॉर द प्रिजनर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों की वकालत किसने की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों की वकालत किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स नोट ऑफ टू डिफेंड द केस डीलिंग विथ द ट्रायल ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के मुकदमे से संबंधित मामले का बचाव करने का विकल्प नहीं चुना? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ये विकल्प नहीं चुने हुए थे। तो इस कमेटी का गठन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा INA सोल्जर्स के डिफेंस के लिए किया गया था और एडवोकेट वकील थे जवाहरलाल नेहरू, मुल्ला भाई देसाई, अशरफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू एंड अदर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट वकील थे जो INA सोल्जर्स के डिफेंस के लिए वकालत किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये वकालत नहीं किए हुए थे श्री राजगोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है हु वेर द एडवोकेट्स अपॉइंटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू टेक अप द केस ऑफ द INA ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरबख्श डिलोन एंड द प्रेम शेघर एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में INA ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरबख्श डिलोन और प्रेम शेघल के मामले को उठाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा नियुक्त वकील कौन कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एंड जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वकील थे जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किया गया था INA ऑफिसर्स शाहनवाज खान, गुरबख्श डिलोन एंड प्रेम शेघल के मामले को उठाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह बचाव पक्ष के वकील थे। नेक्स्ट है विच सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज सेंटेंस्ड टू 7 years इम्प्रिजमेंट। आज़ाद हिंद फौज के किस सिपाही को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है रशीद अली। रशीद अली को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो ये आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर थे और इन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द मोटो ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज। इंग्लिश में ट्रांसलेट इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो क्या था? तो यहाँ पे आपको मोटो बताना है, इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो था और हिंदुस्तानी में एज ए इतिहाद, इत्माद और कुर्बानी के रूप में इंस्क्राइब किया गया था। तो हिंदुस्तानी में एज ए इतिहाद, इत्माद और कुर्बानी के रूप में इंस्क्राइब किया गया था और इंग्लिश में यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। तो ये मोटो था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस ए पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो यहाँ पे आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहे हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो यहाँ पे आपको बताना है इनको देश नायक कौन कहे थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहे हुए थे।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोट द बुक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था और ये पुस्तक ये 2 पार्ट में लिखे हुए थे। तो फर्स्ट पार्ट 1920 से 1934 तक था और सेकेंड पार्ट 1935 से 42। तो द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑन टू दिल्ली, एन इंडियन पिलग्रिम एंड द इंडियन स्ट्रगल। तो ये तीनों पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी लिखे हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद वाज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक स्पिरिचुअल गुरु थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। तो ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य नहीं है क्योंकि ये नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं करते थे। ये नॉन वायलेंस महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है ये सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऊपर में दिए गए कौन कौन से स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन में दिए गए सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है, सारे स्टेटमेंट सत्य हैं सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित। नेक्स्ट है इन विच ईयर भारत रत्न वाज अनाउंस्ड फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1992। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न अनाउंस किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु कंट्रोवर्सी के कारण उनके कुछ परिवार और उनके फॉलोअर्स के द्वारा इस पुरस्कार को इनकार कर दिया गया था। भारत रत्न के पुरस्कार को इनकार कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अनाउंस 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कोलकाता, और कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज अवार्डेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, और ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। तो 10 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसीलिए ये पुरस्कार 10 जनवरी को अनाउंस किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड एज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके बर्थ एनिवर्सरी को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पराक्रम दिवस। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 23 जनवरी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पटियाला। पटियाला पंजाब में आपको नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पटियाला पंजाब। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किस स्टेट या यूटी में है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नेम्ड नोन एज द शहीद स्वराज आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। निम्नलिखित में से किस पर्सनैलिटीज का नाम अंडमान निकोबार आइलैंड के शहीद स्वराज आइलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। तो दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 3 आइलैंड का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के ऑनर में कर दिया गया था। तो ये 3 आइलैंड थे, रोस आइलैंड जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया गया था। देन नेक्स्ट है नील आइलैंड जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। देन हेवलॉक आइलैंड जिसका नाम बदलकर अब स्वराज आइलैंड या स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये 3 आइलैंड है जिसके नाम बदल दिए गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इनके नाम पे आइलैंड का नाम बदल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।